student. Today we are going to learn a new part. The part name is the making of nationalism in Europe. तो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे आज हम यूरोप का मैप देखते हैं, तो यूरोप के मैप में आज हमें फ्रांस दिखाई देता है, इंग्लैंड दिखाई देता है, रशिया दिखाई देता है, उसके साथ साथ नीदरलैंड दिखता है। ये अलग अलग कंट्री हमें आज दिखाई देते हैं। लेकिन अगर आप वही बात मिड 18th सेंचुरी के बारे में देखते हैं तो ऐसा कहीं पर भी मैप अवेलेबल नहीं था या फिर ऐसे कोई भी बाउंड्री लाइन नहीं बनी थी। तो एक्चुअली आपको ध्यान में रखना है, तो उस टाइम में जो ओल्ड यूरोप था, मतलब मिड 18th सेंचुरी का जो यूरोप था, वो अलग अलग टाइप के किंगडम है, डचेस है, कैंटोन्स है, इनके बीच में पूरा डिवाइड था। मतलब एक आपको ये बोलना है कि उस टाइम का जो यूरोप था वो अलग अलग राजा के अंडर में था, अलग अलग टाइप के किंगडम के अंडर में था। जैसे आपको एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हैब्सबर्ग एम्पायर का एग्जांपल हम लेते हैं। तो हैब्सबर्ग एम्पायर का जो रूल था वो ऑस्ट्रिया हंगरी, इस पर उनका रूल चल रहा था। तो समझ लो वहां पर सब लोगों की भाषा अलग थी, मतलब लैंग्वेजेस सबकी अलग थी, वहां के सबके कल्चर अलग था, वहां का सबका रिलीजन अलग था। तो वहां पर किसी की कॉमन लैंग्वेज नहीं थी। जैसे फ्रांस में कैसा हुआ, कि फ्रांस में हुआ कि जैसे 1789 में जब वहां पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तो वहां की उनकी बाउंड्री लाइन बन गई, वहां पर उनकी करेंसी बनी, वहां की भाषा फ्रेंच भाषा को उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया। तो जैसा वहां पर एक इथनिसिटी भी वहां पर एक जैसी थी, तो वैसे पहले यूरोप में नहीं था। तो यूरोप में अलग अलग देशों में, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, अलग अलग कल्चर थे, इथनिक ग्रुप अलग अलग था। तो ऐसे कोई कॉमन कलेक्टिव आइडिया वहां पर उस टाइम में अवेलेबल नहीं थी। तो उस टाइम में क्या होता था, तो आपको यहाँ पर हमने लिया कि ओल्ड यूरोप में डिवाइड इनटू किंगडम, डचेस एंड कैंटोस में पूरा पार्ट डिवाइड होता था। तो बाद में आता है ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वेयर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्ची। तो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में उस टाइम में क्या था, तो ऑटोक्रेटिक जो मोनार्ची थी उसके अंडर में थी। तो फिर वो लोग क्या करते थे, जैसे किंगडम है, डचेस है, कैंटोन्स है, ये क्या करते थे, ये सब कुछ उस पीरियड में अपने अपने टेरिटरी पर, यानी अपने अपने रीजन पर वहां से वो टैक्स लेते थे, वहां पर उनके रूल्स और रेगुलेशन उनके चलते थे, वहां पर ही उनके खास करके टैक्सेशन है, रेवेन्यू है, ये सब कुछ वहां पर वो मेंटेन करते थे, वहां का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में वो रखते थे। तो पूरा ऐसा कलेक्टिव आइडिया नहीं था, या फिर उनके कोई खास करके बाउंड्री लाइन नहीं बनी थी। ये आपको इस पॉइंट में ध्यान में रखना है। तो वहां पर डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट कल्चर वहां पर पाए जाते हैं। मतलब उस पीरियड में कैसा था, इतना बड़ा यूरोप था, लेकिन पूरा यूरोप जो था अलग अलग पार्ट में, मतलब पूरा मिक्सअप था। तो कौन सी भी एरिया में कौन सी भाषा बोली जाती थी, यानी उस टाइम कई जगह पर फ्रेंच भाषा बोली जाती थी, कई जगह पर इटालियन भाषा बोली जाती थी, कई जगह पर पॉलिश लैंग्वेज बोली जाती थी। मतलब ऐसा ही पूरा मिक्सअप था। तो ऐसा कोई एक खास करके बाउंड्री लाइन नहीं बनी थी कि वहां पर वही भाषा बोली जाएंगी या फिर वहां पर उनके रूल चलेंगे, ऐसा कुछ उस पीरियड में नहीं था। तो बाद में यहाँ पर आता है हैब्सबर्ग एम्पायर रूल ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी। तो उस टाइम में हैब्सबर्ग नाम का एक एम्पायर था, उसने अपने अंडर में बहुत सा पार्ट अपने अंडर में रखा था, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी वाला पार्ट पूरा अपने अंडर में रखा था। उसके बाद यहाँ पर दिया कि जर्मन स्पीकिंग लोग कहाँ पर थे, तो टिरोल और ऑस्ट्रिया जो सुडेंटलैंड वाले एरिया में वहां पर वो रहते थे। बाद में आता है द इटालियन स्पीकिंग जो लोग है, खास करके लोम्बार्डी और वेनेटिया, और भले देखा जाए इन दोनों भी जगह पर हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल चल रहा था, लेकिन वहां पर इटालियन भाषा बोली जाती थी। और बाद में आता है हंगरी। हंगरी में इस पार्ट में हाफ पॉपुलेशन स्पोक माइगर। तो हंगरी नाम के इस पार्ट में आधी जो पॉपुलेशन है वो माइगर भाषा बोली जाती थी। तो हमें इसी से समझ में आ जाता था कि उस टाइम में पूरा जो यूरोप था पूरा मिक्सअप था, कोई किधर भी रहता था, कौन सी धर्म के लोग कहीं पर रहते थे। और यहाँ पर लैंग्वेज, रिलीजन, ये इतनी ग्रुप जो था सब जगह पर वैलिड था, फिर भी उनको अलग अलग एरिया में वो रहते थे। ऐसा एक एरिया में एक ही भाषा के लोग नहीं रहते थे, या फिर एक ही रिलीजन के लोग नहीं रहते थे। उसके बाद यहाँ पर दिया है कि पॉलिश लैंग्वेज जो लोग है खास करके गैलिसिया में रहते थे। तो कुछ एरिया में लोग एग्रीकल्चर करते थे, और यहाँ पर आपको नाम आते हैं, खास करके बोहेमिया, स्लोवैक नॉर्थ में थे, स्लोवेनिया इन द कॉर्नोविल्स में रहते थे, क्रोट्स साउथ में रहते थे, रोमन्स जो ईस्ट में, और इन ट्रांसिल्वेनिया में रहते थे। तो यहाँ पर हमें जो हमने टॉपिक लिया है, तो इसी से लेकर सबके मन में
जैसे फ्रांस को देखकर, जैसे फ्रांस में एक अपना उनका जो देश बना, वहाँ की जो एक भाषा, उनकी बाउंड्री लाइन बन गई, वैसे ही पूरे यूरोप को लगने लगा कि अपना भी देश ऐसा होना चाहिए, जैसा वहाँ पर एक बाउंड्री लाइन होनी चाहिए देश की, वहाँ पर एक कॉमन लैंग्वेज बोलनी चाहिए, वहाँ का जो इतने ग्रुप एक जैसा होना चाहिए। ये सब कुछ फीलिंग्स उस टाइम में लोगों के अंदर आने लगी, और बाद में यही वो भावना है कि अपने अपने देश को उनको इंडिपेंडेंट करने के बारे में उनको लगी, और उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और चुनौती ये थी उस टाइम में वहाँ की जनता के अंदर, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग टाइप की जो डिवाइडेड किंगडम, डचेस ऑफ कैंटन्स, इनका रोज राज चल रहा था, इनको हटाना बहुत कोई आसान बात नहीं थी। और ये जो स्ट्रगल कैसे आया है, ये अभी हम आगे के पॉइंट में हम लेने वाले हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस टाइप से हमने द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म का जो इंट्रोडक्शन जो टॉपिक है, इंट्रोडक्शन जो पार्ट है, हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। हेलो स्टूडेंट, आज हम अभी लेते हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में अभी हम लेते हैं इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसका नाम आता है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। एक आता है द एरिस्टोक्रेसी, एंड सेकंड नंबर यहाँ पर आता है एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो ये दोनों ग्रुप के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन बताइए। तो पहला दिया है यहाँ पर एरिस्टोक्रेसी के बारे में। तो एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? सबसे पहला होता है, इसका मीनिंग आपको ध्यान में रखना होता है, इसका मतलब होता है कुलीन वर्ग, जिसको बोला जाता है खास करके। मतलब ऐसा हुआ कि पूरे ये यूरोप में एक ग्रुप था, जिसका ये ऐसा ग्रुप था जहाँ पर सबसे ज्यादा रिच लोग पाए जाते हैं, और इनको बाय बर्थ बहुत से अधिकार मिल गए थे। तो एक्चुअली क्या हुआ कि जो यूरोपियन पार्ट का जो इम्पोर्टेंट जो एरिया था है, खास करके ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप में ये खास करके पाए जाते थे। और इन लोगों के खास करके जो कंट्री साइड वाले एरिया में उनके बहुत ज़्यादा खेत रहते थे, मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन उनकी रहती थी। उसके साथ साथ शहरों में भी उनके अच्छे खासे बंगले वगैरह रहते थे और बड़े बड़े घर रहते थे। तो इस वजह से वो एक थोड़े रेप्यूटेड लोग रहते थे, बहुत रिच सोसाइटी के लोग रहते थे। वो हमेशा ही फ्रेंच भाषा यूज करते थे, तो शो करना चाहते थे, हमेशा वो शो करते थे जैसे कि हाई सोसाइटी से वो रिलेटेड है, कोई हाई डिप्लोमेटिक लोग है, ये शो करने के लिए हमेशा वो फ्रेंच भाषा हमेशा वो बोलते थे। उसके बाद आता है कि ये जो लोग रहते थे, कभी कभी अपनी जो जमीन है, जैसे वेस्ट में खास करके यहाँ पर आता है कि उन्होंने जमीन टेनेंट के हिसाब से भी बहुत से लोगों को उन्होंने जमीन किराए पर दे दी है, और उसका उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है। और ये जो सोसाइटी थी, एक एरिस्टोक्रेसी जो पीपल है, उनका जो पॉपुलेशन आता है बहुत ही स्मॉल ग्रुप में रहता है था, मतलब बहुत कम था। और एक्चुअली इनका वो डाइवर्सिफाइड बहुत ज़्यादा था, मतलब अलग अलग ऐसे यूरोपियन में ऐसे बहुत से ग्रुप थे जो एरिस्टोक्रेसी के ग्रुप थे, उनको बाय बर्थ बहुत सा अधिकार उनको मिल गया था। तो इनके अच्छे खासे मैरिज रिलेशंस वगैरह उनका हो गया था। खास करके यहाँ पर मतलब दो अलग अलग टाइप के जो ग्रुप रहते थे एरिस्टोक्रेसी के, उनके अच्छे खासे रिलेशन मतलब जो है वो हो जाते थे, जिसकी वजह से एक दूसरे का उनका अच्छा खासा कांटेक्ट रहता था। यहाँ पर हमने लिया है कि एरिस्टोक्रेसी जो है वो डोमिनेंट क्लास ऑन कंटिनेंट कहा जाता है उनको। दूसरी बात मैंने यहाँ पर लिया कि कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिवीजन। तो ये जो एरिस्टोक्रेसी है, मतलब जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, बाय बर्थ उनको यूरोप के बहुत से बड़े रीजन में उनको ये अधिकार मिल गया था। और वो अधिकार ये था, उन्होंने रीजनल डिवीजन में मतलब अलग अलग टाइप के ये एरिस्टोक्रेसी लोग रहते थे। उसके बाद दे ओन स्टेट इन द कंट्री साइड एंड द टाउन हाउसेस। उनके जो घर है, मतलब गांव गांव में भी बहुत बड़े बड़े उनको खास करके जमीन रहती थी, और बहुत बड़ी प्रॉपर्टी रहती थी। शहरों में भी उनके बड़े बड़े घर रहते थे। और उसके साथ साथ दे स्पोक फ्रेंच लैंग्वेज, अभी हमने ये ऑलरेडी लिया। दे वेर स्मॉल ग्रुप, दे वेर पिजेंट्री, बहुत ज्यादा लोग जो रहते पिजेंट्री रहते थे। और बहुत सी जो जमीन रहती थी, जो विलेज की जमीन रहती थी, जैसे खास करके इसमें यहाँ पर दिया है ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप में, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि सबसे ज्यादा जो जमीन रहती थी उन्होंने टेनेंट के हिसाब से गरीबों को, यानी वहाँ के जो पीजेंट लोग रहते थे उनको खेती करने के लिए उन्होंने जमीन देते थे, तो उनको उनके अच्छा खासा पैसा उनसे मिलता था। उसके बाद यहाँ पर आता है द वेस्टर्न एंड द सेंट्रल पार्ट्स ऑफ यूरोप में। वेस्टर्न यहाँ पर दिया वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप में, तो बहुत सा जो एरिया है वो इंडस्ट्री में कन्वर्ट हो रहा था। खास करके यूरोप में इंडस्ट्री के लिए सबसे फर्स्ट टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ वो इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ।
तो इंग्लैंड ने क्या क्या इसका इतना ज़्यादा स्प्रेड करना शुरू कर दिया, जिसके कारण मतलब 18th सेंचुरी में इंग्लैंड ने बहुत अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू कर दिया बाय बिजनेस से। मतलब खास करके उन्होंने जो व्यापार किया, ट्रेड किया बाकी कंट्रियों के साथ, तो उनसे अच्छा खासा पैसा उन्होंने कमाना शुरू किया। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि यूरोपियन कंट्री में खास करके जो जर्मन है और फ्रांस जो था, वो 19th सेंचुरी में उनका ग्रोथ हुआ इंडस्ट्री में। तो इंडस्ट्री और ये जो बिजनेस ग्रुप है, एक नया ग्रुप बनने लगा, उसको नाम दिया गया यहाँ पर मिडिल क्लास करके। तो ये यहाँ पर हमने लिया था सेकंड, द न्यू मिडिल क्लास। तो ये जो न्यू मिडिल क्लास है, ये बनने का मेन कारण है कि जो खास करके जो यहाँ पर दिया वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ यूरोप में जो सबसे ज्यादा मात्रा में जो कॉमर्स या फिर ट्रेड ज्यादा बढ़ गया, वहां पर एक नया ग्रुप बना, एक नया बिजनेसमैन वालों का ग्रुप बना, उनको यहाँ पर नाम दिया जाता है न्यू मिडिल क्लास करके। इन न्यू मिडिल क्लास लोगों ने बाद में क्या किया, अपने बिजनेस को ज्यादा ग्रोथ किया, इंडस्ट्री को ज्यादा ग्रोथ किया। और उनको जब पता चला, उन्होंने जब एजुकेशन वगैरह करने, उन्होंने बहुत अच्छा एजुकेशन वगैरह किया, एजुकेटेड वो मेंबर बन गए। उनको जो पता चला कि ये जो खास करके एरिस्टोक्रेसी जो लोग हैं, वो सभी लोग, उनको बाय बर्थ उनको राइट्स मिला है। बाद में बहुत से लोगों ने इनको ये बातें रिफ्यूज करना शुरू किया, एरिस्टोक्रेसी इनके अधिकार थोड़े कम कम होते गए। तो फाइनली हम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मिडिल क्लास लोगों की वजह से ही बाद में एरिस्टोक्रेसी जो है बाय बर्थ उनका अधिकार निकलने लगा। ये आपको ये ध्यान में रखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये जो टॉपिक है, ये आपको बुक में जो दिया है, ये कम से कम आपको 3 मार्क के लिए पेपर में, सीबीएसई के पेपर में आता है। तो आपको एरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कुलीन वर्ग, यानी ये खास करके पूरे यूरोप में, यूरोप के कंटिनेंट में उनको बहुत ज़्यादा अधिकार था, बहुत रिच और प्रॉस्परस लोग रहते थे ये, इनकी बहुत अच्छा खासा पैसा रहता था। उनकी जो ज़मीन रहती थी गांव में, और मतलब जो विलेज एरिया में रहती थी या कंट्री साइड वाले एरिया में रहती थी, वो एरिया पूरा ज़मीन को टेनेंट के हिसाब से लोगों को किराए पर देते थे। और शहरों में बहुत बड़े बड़े बंगले रहते थे, और जिसकी वजह से और हमेशा ही एक तो लोगों के सामने ऐसा शो करते थे, वो एक प्रॉस्परस है, हमेशा फ्रेंच भाषा बोलने वाली, और अपने खास करके हाई सोसाइटी को वो हमेशा शो करते थे। तो इस टाइप से यहाँ पर दिया है जो इस टॉपिक में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपको ध्यान में रखना है।